जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर के माध्यम से हम अगले 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितनी आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा? आपके ऑप्शन है 500, 80, 1000 या 1200। यहां पर आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 500। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 15 अगस्त में सन 2000 को प्रारंभ की गई थी, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मैदानी इलाकों में 500 की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा और अगर गांव पहाड़ी क्षेत्र में है तो पहाड़ी क्षेत्र में 250 की जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। ये योजना जो 2000 में शुरू की गई थी दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। ये योजना जो थी दोस्तों, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे उस समय प्रारंभ की थी और इस योजना के लिए 1995 से ही काम चालू कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1999 तक इसका प्रारूप पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है और सन 2000 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो इस योजना को लागू किया जाता है। क्लियर? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देश की अर्थव्यवस्था को सबल बनाना, उसको आगे बढ़ाना। अब यहां पर एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो अर्थव्यवस्था को ये किस प्रकार से बोल सकते हैं बूस्ट करेगा या सहायता करेगा। तो याद रखिएगा कि देश में जो मुख्य रूप से उत्पादन होता है ना, वो कृषि उत्पादन होता है और गांव में होता है। और अगर हम पहले की कंडीशन देखते हैं दोस्तों, तो भारत के जो गांव है उनकी कनेक्टिविटी शहरों से नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो गांव की सड़कें थी वो बहुत खराब होती हैं। इस वजह से जो उत्पादन होता था वो या तो सुरक्षित तरीके से शहरों तक नहीं पहुंच पा रहा था, मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं उसको आने में लेट हो जा रहा था। इस प्रकार से हमारी सप्लाई चेन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। तो सप्लाई चेन को सुधारने की तरफ इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया था अटल जी के माध्यम से और कहीं ना कहीं योजना भी लागू की गई थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा देश में सप्लाई चेन को सुधारने के लिए। वो था दोस्तों 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाकर। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी ना दोस्तों, वो 2001 में लॉन्च की गई थी और इसके माध्यम से लगभग 5846 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। 2001 में ये प्रारंभ किया गया था और 2012 में ये पूरी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट योजना थी जिसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये जो 4 महानगर है ना हमारे देश के, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ा गया है और जोड़ने की पूरी योजना को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है, जिसमें लगभग 5846 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं। तो ये चारों महानगर जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो इसके माध्यम से देश की सप्लाई चेन बेहतर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारों महानगर इंपॉर्टेंट है व्यापार आदि की दृष्टि से। और इसके माध्यम से जब सड़कें इनकी तरफ जाती है तो आसपास के जो छोटे छोटे गाँव है, छोटे छोटे शहर है, वो भी इनसे मिल जाते हैं। तो लगभग 13 राज्यों से ये राजमार्ग जाते हैं काय के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट योजना रही जो 2001 में शुरू की गई थी अटल जी के द्वारा और सन 2000 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि राज्यों ने भी इसके लिए पहल की और खासकर जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने 2011 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री जो ग्राम सड़क योजना लेकर आए थे ना दोस्तों, इसके तहत भी ये कहा गया था कि साधारण इलाकों में 500 की आबादी वाले गांवों को शहरों तक जाने वाली मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा और अगर आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, तो याद रखिएगा आदिवासी क्षेत्रों में 250 की जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्लान रखा गया। और सड़कों को बेहतर करने की दिशा में एक और इंपॉर्टेंट योजना आपको दिखाई पड़ती है 2011 में ही दोस्तों। याद रखिएगा 2011 में जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम था मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। ये खेत सड़क योजना थी ना दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये भी शिवराज सिंह चौहान साहब ने 2011 में शुरू की थी, जिसके माध्यम से खेतों तक सड़कें बनाने का काम किया गया है। तो ये योजना कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में मई 2023 में इसको दोबारा से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो कहीं कहीं जो सीएम खेत सड़क योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है और आने वाली व्यापम की परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा याद रखिएगा 1988 के आसपास भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसका भी गठन किया गया था संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाकर। क्लियर? तो ये व्यवस्थाएं जो देश में सड़कों के लिए बेहतर की गई है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी लेक्चर पढ़ाता हूं ना क्लास में इकोनॉमी का, तो मैं हमेशा कहता हूं कि देश में उत्पादन की कमी नहीं है, देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है ना, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज की है, भंडारण की समस्या है, सप्लाई चेन की समस्या। अगर देश की सप्लाई चेन को सुधार दिया गया ना, तो हम बहुत बड़ी लेवल पर आगे बढ़ेंगे।
नुकसान जो होता है ना उसको बचाना जरूरी है। अगर आपने नुकसान को बचा लिया तो वो आपके फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई चेन को बेहतर करके किया जा सकता है। जैसे अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून में एक गतिविधि आपको देखने को मिलेगी कि हमारे पास भंडार की सुविधा जो है वो कम है, और अगर भंडारण की सुविधा कम है तो जो किसान लाखों टन अनाज उत्पादन करते हैं और वो भंडारण नहीं होने की वजह से बारिश में सड़कर गलकर खत्म हो जाता है। जैसे अभी टमाटर बहुत महंगा हो गया, कारण क्या है? कहीं ना कहीं सड़ेगा गलेगा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पास जो पहुंच है वो कम हो जाती, और पहुंच कम हो जाएगी आपके पास माल की, तो आपके पास मांग ज्यादा होने के कारण उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों कि सप्लाई चेन बेहतर होना चाहिए, भंडारण की सुविधा बेहतर होना चाहिए, तब जाकर आपका जो उत्पादन है वो आपके प्रॉफिट में और बेहतर तरीके से योगदान दे सकता है। तो ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं देश की सप्लाई चेन को सुधारने के लिए लाई गई योजनाएं थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहां है? ऑप्शन है आपके ग्वालियर में, सतना में, अलीराजपुर में, इंदौर में। सही उत्तर है दोस्तों आपका ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था। कहां पर? ग्वालियर में, जो न केवल शारीरिक बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र के तौर पर देखा जाता है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो ये कि ये है कहां पर, तो आप लोग उत्तर देंगे कि ग्वालियर में है। दूसरा ये कि ये कब बना था, तो 1957 में बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या कहता है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या रायपुर में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर में। मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है ना दोस्तों 1955 में इंदौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है तो याद रखेंगे, जो वर्तमान में उद्योग हैं पहले से ही और जो भविष्य में उद्योग स्थापित होने वाले हैं, इन दोनों प्रकार के जो उद्योग हैं इनको ये लघुकालिक प्लस दीर्घकालिक ऋण देने का काम करता ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो वित्त निगम जो है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट काम है देश में, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए लघुकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने का काम भी करता है। ठीक, तो इसका मुख्यालय कहां है? इंदौर में है। कब बनाया? 1955 में। दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर में, जबलपुर में, होशंगाबाद में या भोपाल में। सही उत्तर है आपका दोस्तों जबलपुर में। याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो समारोह है दोस्तों वो जबलपुर में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 1889 में। कहां हुआ था? तो होशंगाबाद में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1968 में। कहां हुई थी मृत्यु? जबलपुर में हुई थी, इसलिए जबलपुर में इनका समारोह मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था देश में उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, याद रखना है, मध्य प्रदेश से। और इन्हें इनके काव्य, इनके साहित्य की वजह से भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगर इनके इंपॉर्टेंट कृतियों की बात करो दोस्तों तो याद रखिएगा पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, ठीक है, इसके अलावा सिपाही, इसके अलावा एक और है दोस्तों याद रखेंगे दीप से दीप जले, प्यारे भारत देश। ये सभी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके अलावा और भी है जो आप लोगों को जो लेक्चर उसमें हम लोग बताते हैं। फिलहाल याद रखिए कि जो हिम तरंगिणी जो है, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में साहित्य पुरस्कार भी मिला था। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहे साहित्य की दृष्टि से, जिन्हें छायावादी युग का कवि माना जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों। और इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी आप लोग जानते हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई से है और जबलपुर से, इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र किस नगर में स्थापित है? ऑप्शन है आपके इंदौर, देवास, धार, उज्जैन। सही उत्तर है आपका उज्जैन। अगर हम सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो वो उज्जैन में है। अगर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो इंदौर में है। उज्जैन जो है एक प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिला भी है। और अगर हम सोयाबीन की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं सोया स्टेट? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। क्लियर? तो इस दृष्टि से सोयाबीन स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और यह भी याद रखना है कि जो सोयाबीन है ना दोस्तों वो खरीफ की फसल है।
खरीफ की फसल होने का मतलब यह है कि जो वर्षा ऋतु होती है उस समय ये बोई जाती है। क्लियर। और हमारे मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट फसल के तौर पर आप सोयाबीन को देखते हैं, ये भी याद रखना, अमेरिकी मूल की फसल है जो कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर पैदा होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर स्थित है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर आपके ऑप्शन है दोस्तों, होशंगाबाद, कटनी, जबलपुर, भोपाल। सही उत्तर है आपका दोस्तों, याद रखिएगा, जबलपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर है? जबलपुर में है। अगर हमारे देश में देखें तो लगभग 41 के आसपास के कारखाने फैक्ट्री देखने को मिलती है, जिसमें से 6 कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और इसमें से 4 कहां पर है दोस्तों? तो जबलपुर में है। खासकर हम बात करें दोस्तों तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर के खमरिया में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जहां पर युद्ध सामग्री बनाई जाती है, युद्ध विकल्प बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से जबलपुर जो है बहुत फेमस है, याद रखना। जबलपुर के बारे में अगर और भी बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है तो आप उत्तर देंगे क्या? जबलपुर है। धार्मिक राजधानी क्या है? उज्जैन है। संगीत राजधानी जो है वो मेहर है। वित्तीय राजधानी जो है वो क्या है? इंदौर है। परंतु याद रखिएगा, सांस्कृतिक राजधानी क्या है? वो है जबलपुर है। अगर हम बात करें दोस्तों जबलपुर की, तो जबलपुर जो है वो त्रिपुरी के नाम से भी जाना गया है, इसे जबालीपुरम भी कहा गया और इसे गोंडवाना भी कहा गया। याद रखिएगा, ये गोंड शासकों के लिए प्लस कलचुरी शासकों की ये कर्म भूमि रहा है। और हम बात करें जो जबाली ऋषि रहे हैं, जबाली ऋषि जो थे इनके तपोभूमि भी रहा है, क्योंकि जबाली ऋषि की तपोभूमि था ये। तो याद रखिएगा कि इसीलिए आप जबलपुर को जबालीपुरम भी पहले कहते थे। यहाँ पर 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सितरमैया को हराकर बने थे। तो यहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद हो जाता है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना करते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जबलपुर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको भेड़ाघाट मिलता है, धुआंधार जलप्रपात मिलता है। जबलपुर में आपको याद रखिएगा कि 64 योगिनी के मंदिर मिलता है। जबलपुर का जो भेड़ाघाट एरिया है दोस्तों, इस संगमरमर की नगरी कहते हैं, श्वेत संगमरमर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो विभिन्न दृष्टि से देखें तो जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और भारत के कई सारे साहित्यकार, मध्य प्रदेश के कई साहित्यकार अगर देखें उनका संबंध किससे है तो जबलपुर से ही देखा गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। ठीक है। चलिए, डूमना जो क्षेत्र है दोस्तों वो यहीं पर देखने को मिलता है, एक पर्यटन स्थल है डूमना का, वो भी आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके जबलपुर में, इंदौर में, रायपुर में या भोपाल में। सही उत्तर है आपका दोस्तों भोपाल में है, और 1961 में इसको स्थापित किया गया था। औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट संगठन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। कहां पर है ये? भोपाल में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, कहता है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1940, 1950, 1960 या 1965। सही उत्तर है आपका 1950 में 1 दिसंबर को स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो जबलपुर में है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में की थी। कहां है? तो जबलपुर में। आप लोगों को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, जो कहता है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1915 में, 1935 में, 1905 में या 1952 में। क्लियर। यहां पर सब आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 1905। 1905 में ग्वालियर से, याद रखिएगा ग्वालियर से ये प्रारंभ हुआ था, और ग्वालियर के समय महाराजा हुआ करते थे माधव राव टू सिंधिया जो थे, यहाँ ग्वालियर के महाराजा हुआ करते, जिन्होंने इस समय भाप के माध्यम से टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन करने का काम चालू करवाया था। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो याद रखिएगा 1902 में शिव समुद्रम परियोजना लाई गई थी, जो कावेरी नदी पर थी और मैसूर में स्थापित किया गया था। कहां पर? मैसूर में इसको लगाया गया था। यह भारत में पहला जल विद्युत केंद्र था, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत का पहला जल विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना 1902 में कावेरी मैसूर में लाए थे, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1905 में ग्वालियर के महाराजा माधवराव टू सिंधिया जो थे, इन्होंने इसको स्थापित किया था। ठीक। चलिए, तो ये बात हुई 9वें प्रश्न की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, कहता है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों राजस्थान में। याद रखिएगा चंबल नदी घाटी परियोजना जो है, ये परियोजना स्थापित की गई थी लगभग 1954 के आसपास। इसके 3 चरण रहे हैं। 3 चरण जो रहे हैं, इन 3 चरणों में जो पहला चरण था उसमें गांधी सागर बनाया गया था मंदसौर में। कहां पर बनाया गया था? तो मंदसौर में।
जो दूसरा चरण था ना, वो याद रखिएगा, दूसरे चरण में लाए थे आप राणा प्रताप सागर। ये राणा प्रताप सागर है ना, ये लेकर आए थे आप कहां, चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ जो है ना दोस्तों, ये राजस्थान में है, ठीक है। और तीसरा जो चरण था ना दोस्तों में जवाहर सागर, ये जवाहर सागर है जिसको कोटा बैराज भी कहते हैं, ये कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया था तीसरे चरण में। तो 3 चरणों में ये व्यवस्था लेकर आए थे। जो राणा प्रताप सागर है तो इसको रावत भाटा भी कहते हैं, जिसमें 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। और ये पूरी चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका जो विद्युत है दोस्तों, उसका 50-50 दोनों राज्य आपस में बांटते हैं, जो कहीं ना कहीं 3 चरणों में शुरू हुई 1954 से। और राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है। तो आप लोगों को सही उत्तर का पता चल गया होगा। जनरली क्या होता है कि ये परियोजना चंबल नदी पे है, ये सोचकर कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव से निकलती है, महू में से, तो ऐसे में सब लोग इसको मध्य प्रदेश में लगा देते। लेकिन ये जो बांध है दोस्तों, ये राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राज्य में गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन है आपके डबरा में, दतिया में, भांडेर में, शिवपुरी में। दोस्तों आपका सही उत्तर है दोस्तों भांडेर। भांडेर में स्थापित किया गया, जिसमें गैस जलाकर पानी गर्म करके भाप के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रस्तावित सही। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन है आपका 11, 12, 13, 14, टोटल हैं 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिसमें नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो श्योपुर में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, 2018 में स्थापित किया गया था। और यहाँ याद रखिएगा कि जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान बनने के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 हो गई। अगर मध्य प्रदेश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो 1955 में बना था कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, KKNP, कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है वो 1955 में बना था। हालांकि 1930 के आसपास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर देखा गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था अंग्रेजी काल में। इसे ही 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बनाकर मंडला में, कहां पर है ये, मंडला में है, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखें दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा कि जो बारहसिंघा की प्रजाति ब्रीडरी, वो मुख्य रूप से कान्हा किसली में ही आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो डिंडोरी में है। डिंडोरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो डिंडोरी में है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में राला मंडल जो है सबसे छोटे अभयारण्य के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना 12, इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान में आपको प्रोजेक्ट टाइगर मिलता है। तो बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कितने में, 6 में है, ये आपको ध्यान रखना है। इन 6 में आपको एक बांधवगढ़, एक पन्ना, संजय, पेंच, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें एक और राष्ट्रीय उद्यान जुड़ जाता है बाद में, सतपुड़ा। क्लियर। तो ये जो 6 हैं इनमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर है, और प्लस यहां पर 1 भी करते हैं, 6+1 मतलब क्या, रातापानी जो रायसेन का वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें भी प्रोजेक्ट टाइगर है। मतलब मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7 एरियाज में प्रोजेक्ट टाइगर है। रातापानी एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, रायसेन में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ सभी जगह प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। और अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कितने में है, तो आप आसानी से बना सकते हैं कितने, 6 नेशनल पार्क में और एक वन्यजीव अभ्यारण्य में चलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। ऑप्शन है आपको 1968, 1970, 1972 या 1974। सही उत्तर है आपका दोस्तों 1972। 1972 में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पास किया गया था दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पास किया था। और ये जो 1972 का अधिनियम है ना भारत सरकार का, इसे 2003 में संशोधन भी किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो 2003 में संशोधन किया गया था 1972 के अधिनियम में। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। और मध्य प्रदेश सरकार का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है पालनपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। मुरैना में, श्योपुर में, डबरा में, दतिया में। सही उत्तर है आपका दोस्तों कहां, श्योपुर में है, जो कि 2018 में
बार बार नेशनल पार्क बनता है कहां का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, चीता परियोजना जो है वो इसी में चल रही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि कूनू नदी का यहाँ से प्रवाह होता है, एक इंपॉर्टेंट वन क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, जो मध्य भारत के क्षेत्र में आता है, थोड़ा सा इसका विस्तार राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। यहीं पर दोस्तों एशियाई बब्बर शेर जो है ना, एशियाई जो शेर है उनके लाने के लिए भी इसको चुना गया था। तो कहीं ना कहीं ये शेर परियोजना के लिए भी चुना गया था, लेकिन यहाँ पर नामीबिया से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाए गए हैं 12, जिनका यहाँ पर संरक्षण चल रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ चीतों की मृत्यु हो गई, लेकिन पूरी कोशिश चल रही है कि भारत में चीतों की व्यवस्था को वापस से शुरू किया जा सके। क्लियर? तो यहाँ पर श्योपुर आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है? ऑप्शन है बालाघाट में, झाबुआ में, अलीराजपुर में या शहडोल में, ठीक है। सही उत्तर है आपका दोस्तों बालाघाट में। अगर हम बात करें वन के क्षेत्रफल का तो भी बालाघाट का नाम से आता है, और अगर हम वन प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो भी बालाघाट का ही नाम आता है। वहीं अगर हम देखिए प्रतिशत कमी की, तो कमी में क्षेत्रफल की कमी हो या प्रतिशत में कमी हो, दोनों में उज्जैन आता है। मतलब सबसे कम वन उज्जैन जिले में आते हैं और सबसे ज्यादा जो आते हैं वो बालाघाट जिले में आते हैं, बराबर। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में लगभग 30.72% के आसपास वन है, ठीक है। और वनों के प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम का नाम आता है, याद रखिएगा। मिजोरम जो है इसमें लगभग 84% के आसपास वन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सबसे कम वनों की हम बात करते हैं भारत में दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे कम वन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं हरियाणा में। प्रतिशत भी यहीं पर कम है और क्षेत्रफल भी वनों का सबसे कम है, ठीक है। अगर हम वनों की स्थिति की बात करते हैं तो 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कहां? देहरादून में। जो देहरादून है यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1981 में। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1987 से ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है, ये हर 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में अपनी वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो 2021 में रिपोर्ट आई थी, 2023 में ये रिपोर्ट पुनः आने वाली, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बालाघाट में है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला, वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? मिजोरम। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, भारत में कुल कितना वन क्षेत्रफल है? तो ये भी याद रखिएगा कि लगभग 24.62% के आसपास मध्य भारत में टोटल वन है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना कब से शुरू की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में या 2010 में? सही उत्तर है आपका दोस्तों 1975 में। इसको याद रख लीजिएगा। वानिकी को प्रोत्साहन के लिए ज्यादा वन लगाएं, तो लोगों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। उसका नाम था पंचवन योजना, जो 1975 में शुरू की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उत्तर है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है और 1982 में इसको स्थापित किया गया था, जो वन संबंधित प्रमुख प्रशिक्षण देने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, स्याही एवं पेंट उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला भिलाला कहां पाया जाता है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा में, बालाघाट में, श्योपुर में या मुरैना में? सही उत्तर है आपका दोस्तों, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में। जो भिलाला होता है ये वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, छिंदवाड़ा में मिलता है और उससे स्याही बनाई जाती है, कलर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मंडी द्वीप में, पीथमपुर में, मालनपुर में या बानमौर में? सही उत्तर है आपका दोस्तों, याद रखिएगा, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो पीथमपुर में बनाया गया है। और पीथमपुर कहां है दोस्तों? धार जिले में आता है और इसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो यूएसए है, यूएसए के मिशिगन शहर में, मिशिगन में डेट्रॉइट नाम की जगह है, जो मोटर वाहन उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, केंद्र है। तो इसी पर आधारित जो पीथमपुर है धार जिले का, वहां पर मोटर वाहन उद्योग सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का, इसलिए इसको भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि पीथमपुर भारत में सबसे बड़ा मोटर वाहन उत्पादन का केंद्र कौन सा है, उद्योग का केंद्र कौन सा है, तो पीथमपुर है, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। और डेट्रॉइट कहाँ का है? तो यूएसए के मिशिगन का एक क्षेत्र है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 20 जो कहता है निम्न में असंबद्ध को बताइए। अब जहां पर देखिए एक तरफ आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे और एक तरफ आपको जिला दिया है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस जिले से संबंधित नहीं है। तो पहला है आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में, बिल्कुल सही है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं प्लास्टिक पार्क। दोस्तों प्लास्टिक पार्क का यहाँ दिया है भोपाल, ये भोपाल में नहीं है, याद रखिएगा। प्लास्टिक पार्क जो है ना वो रायसेन में, कहाँ है? रायसेन में है। तो ये आपका उत्तर होगा इसमें। असंबद्ध कौन सा नहीं है? तो डी वाला नहीं है। प्लास्टिक पार्क जो वो रायसेन में है, ना कि भोपाल में। ठीक है, तो ये आपका था प्रश्न नंबर 20। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है जो कहता है कि सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 दी है जिसमें कारखानों के नाम है, सूची 2 दी है जिसमें स्थल दिए गए। अब यहाँ देखिए कि कारखानों में पहला है आपका टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ है, दूसरा है लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है, उद्योग चिपबोर्ड बनाने का उद्योग कहाँ है, और लाख बनाने का उद्योग कहाँ है। तो यहाँ देखिए टिश्यू पेपर बनाने का जो है दोस्तों वो है इंदौर में, लकड़ी चीरने का जो है वो जबलपुर में है, चिपबोर्ड बनाने का इटारसी में है, और लाख बनाने का जो है वो उमरिया में। अब इसको यहाँ पर मिला देते हैं। तो याद रखिए टिश्यू पेपर अ का 2, यहाँ पर देखिए अ का 2 इसमें आ रहा है, इसका मतलब स जो है वो आपका क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि अ का 2 जो है वो किसी भी और ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो सही उत्तर क्या हो गया? आपका स हो गया। अच्छा, इस पूरी सूची को आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से कोई एक चीज उठाकर आपको क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन कैसा दे सकता है? हो सकता है कि आपको दे दे कि मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का उद्योग कहां पर ज्यादा प्रचलित है, तो क्या उत्तर देंगे? जबलपुर। तो ये सूची से एक एक प्रश्न भी आपको आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 4 जो आपको ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों के चारों अपने आप में सेपरेट 4 प्रश्न होते हैं। इसको पूरा नोट करके तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये है 22 नंबर का प्रश्न जो कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है। ये जोड़े में देखना है कि कौन सा असंगत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 साइकिल उद्योग कहाँ है? गुना में है। तो मध्य प्रदेश का जो गुना है ना दोस्तों, ये फर्टिलाइजर कारखाने के लिए तो प्रचलित है ही है, साथ ही साथ ये साइकिल उद्योग के लिए भी फेमस है। अगर साइकिल चाहिए तो गुना चले जाना। गाड़ी उद्योग कहाँ चलता है? तो ऑप्शन क्या दिया? ग्वालियर दिया हुआ है। छाता उद्योग कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है महू दिया है। और डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? तो इंदौर में। तो ये भी सही है कि डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है, छाता उद्योग महू में है, और साइकिल उद्योग गुना में है। अगर घड़ी चाहिए आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा? बैतूल। जो घड़ी का कारखाना है ना दोस्तों बैतूल में, और यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको ग्वालियर। तो ये असंगत है। तो सही उत्तर हो गया आपका क्या? ब। लेकिन ये आपको पूरी सूची याद कर लेना है, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्या कहता है? मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? और आपके ऑप्शन है सागर में, भोपाल में, जबलपुर में या विदिशा में। सही उत्तर है आपका दोस्तों भोपाल में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य का उपक्रम है? तो ऑप्शन है गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में, एल्कोहल फैक्ट्री नीमच में, और दिया सलाई उद्योग रतलाम में। तो यहां याद रखिएगा कि ये तीनों सही हैं। गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में है। मैंने पहले ही बताया कि जबलपुर जो है वो कहीं ना कहीं सेना की सामग्री के लिए, रक्षा उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जबलपुर में है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में है, और एल्कोहल फैक्ट्री नीमच में मिलती है। लेकिन अगर हम दिया सलाई उद्योग की बात करें तो ये ग्वालियर में है। क्लियर? और इसमें ऑप्शन किया दिया है रतलाम में। तो रतलाम में नहीं है, ग्वालियर में है। तो 24 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया आपका द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका आखिरी प्रश्न आज के इस लेक्चर का, जो कहता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन है रतलाम में, भोपाल में, इंदौर में या जबलपुर में। दोस्तों सही उत्तर है आपका इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में स्थापित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर के 25 क्वेश्चंस किए, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और इस लेक्चर के माध्यम से और आपका जो क्वेश्चन का भंडार है वो बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लगातार डिटेल डिस्कशन इस लेक्चर में करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों जिन्होंने इस लेक्चर को शेयर नहीं कर रहे हैं वो लेक्चर को शेयर करें। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो भी लेक्चर देखते हैं और कोई डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।